हेलो एवरीवन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज हम करेंगे आर्टिकल नंबर 4। अब देखो, आर्टिकल नंबर 4 पढ़ने से पहले हम दो चीज़ देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शुरू में आर्टिकल्स दे रखे हैं और बाद में कुछ शेड्यूल्स दे रखे हैं। तो जो शेड्यूल नंबर 1 है, जो शेड्यूल नंबर 1 है जो शेड्यूल नंबर 1 है वो देखो क्या कहता है। शेड्यूल नंबर 1 में जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं और जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम दे रखे हैं। और शेड्यूल नंबर 4 क्या कहता है कि भाई जो राज्यसभा में मेंबर जाएंगे, जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा में जो मेंबर्स बनेंगे, तो कितनी स्टेट्स में और कितनी यूनियन टेरिटरी में कितने राज्यसभा के मेंबर होंगे, यानी हर स्टेट से कितने लोग राज्यसभा के मेंबर बनेंगे और हर यूनियन टेरिटरी से कितने लोग राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, ये सब शेड्यूल 4 में दे रखा है। तो शेड्यूल 1 में तो बता रखा है हर स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का नेम, और शेड्यूल 4 में बता रखा है कि हर स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा के कितने मेंबर्स होंगे, यानी शेड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बता रखा है इन राज्यसभा। अब क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल नंबर 4 ये कह रहा है कि भाई आर्टिकल नंबर 2 में या आर्टिकल नंबर 3 में अगर पार्लियामेंट को कोई पावर एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए पार्लियामेंट को एक कानून बनाना पड़ता है। ये हमने अभी पढ़ा था। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 2 में या आर्टिकल नंबर 3 में पार्लियामेंट को कुछ पावर एक्सरसाइज करनी है तो कानून बनाना पड़ेगा एक। अब आर्टिकल नंबर 2 में या आर्टिकल नंबर 3 में अगर पार्लियामेंट को कोई पावर एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 2 क्या था कि भाई अगर इंडिया ने बाहर से कोई टेरिटरी एक्वायर करी है तो उसको या तो पार्लियामेंट स्टेट डिक्लेयर करेगा या यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करेगा। और आर्टिकल नंबर 3 क्या था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं, उस एग्जिस्टिंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, अब देखो आर्टिकल नंबर 2 क्या कह रहा था। आर्टिकल नंबर 2 था कि अगर इंडिया ने बाहर से कोई टेरिटरी एक्वायर करी है तो पार्लियामेंट उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर सकता है या स्टेट डिक्लेयर कर सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट को एक कानून पास करना पड़ेगा। और आर्टिकल नंबर 3 क्या कह रहा था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उनमें से ही पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक नई स्टेट या यूनियन टेरिटरी बना सकता है। अब आर्टिकल नंबर 2 में या आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को कोई भी पावर एक्सरसाइज करनी है तो पार्लियामेंट को एक कानून पास करना पड़ेगा, लॉ पास करना पड़ेगा। अब अगर आर्टिकल नंबर 2 या 3 में कोई कानून पास होता है तो कोई न्यू स्टेट या न्यू यूनियन टेरिटरी बन सकती है। यस, बन सकती है। तो उसका नाम शेड्यूल 1 में मेंशन करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा। तो शेड्यूल 1 में ऑल्ट्रेशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई पुरानी स्टेट का नाम चेंज कर दिया, पुरानी स्टेट का नेम चेंज कर दिया, तो भी शेड्यूल 1 में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब है आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 में पार्लियामेंट कोई भी पावर एक्सरसाइज करता है और लॉ पास करता है तो शेड्यूल 1 में किसी तरह की अमेंडमेंट हो सकती हैं या शेड्यूल 4 में भी अमेंडमेंट हो सकती हैं। अब शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में अगर अमेंडमेंट होती हैं, किस लिए? क्योंकि पार्लियामेंट या तो आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 की पावर को यूज़ करने के लिए कोई कानून पास कर रहा है, लॉ पास कर रहा है, और उस लॉ के पास होने से आगे जाके शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट करनी पड़ती हैं। तो इन अमेंडमेंट को आर्टिकल नंबर 4 कहता है इस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए। यानी अगर आर्टिकल 4 ने क्या बोला, आर्टिकल 4 ने बोला कि अगर आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 की पावर का यूज़ करने के लिए पार्लियामेंट कोई कानून पास करता है और
उसके तहत फिर आगे जाके शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट करनी पड़ती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 368 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 368 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आपको एक बात बता देता हूं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है आर्टिकल 368 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आर्टिकल 368 का प्रोसीजर बड़ा टफ है, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी तो आर्टिकल नंबर 368 फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, और उसके तहत फिर शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट करनी पड़ती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो है, लेकिन आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब आर्टिकल नंबर 368 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 4 ने बताया है। तो आर्टिकल नंबर 4 इतना ही बता रहा था बस। तो नॉर्मल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो आर्टिकल नंबर 368 फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 की पावर का यूज़ करने के लिए अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है और उस लॉ के बाद कॉन्सिक्वेंशली 4th शेड्यूल या 1st शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट होती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है आर्टिकल नंबर 368 के लिए, यानी आर्टिकल नंबर 368 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 4 कहता है। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 4।